हेलो दोस्तों, करेक्ट ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश के सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो के लिए मैं लेके आया हूँ कि जब कभी किसी कार्य को करने में एक लाचारी का भाव हो तो वर्तमान, भूत और भविष्य काल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्वियसली हमारा प्रेफरेंस इंग्लिश ट्रांसलेशन के लिए है। मतलब हिंदी में अगर कोई लाचारी हो, मतलब हिंदी के सेंटेंसेस में किसी कार्य के वर्तमान में या पास्ट में, भूतकाल में या भविष्य काल में लाचारी का भाव हो तो उसको इंग्लिश में हम कैसे लिखते हैं। आज की वीडियो में हम इसकी चर्चा करेंगे। तो आप सबका स्वागत है। पहले एक उदाहरण से समझते हैं। जब मैं कहता हूं मुझे पत्र लिखना पड़ा है या मुझे पत्र लिखना है तो क्या भाव आता है। मानो जो करता है उसको लाचारी से वो कार्य करना पड़ा है। मुझे पत्र लिखना है मतलब मैं यहाँ पे एक्सप्रेस करना चाहता हूँ कि मुझे काम करना पड़ा है, मुझे काम करना है क्योंकि मेरी बाध्यता है। यही चीज अगर पास्ट में होता है, मतलब भूतकाल को रिफर करता हुआ अगर सेंटेंस है, जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ा था, मतलब मुझे पत्र लिखने की बाध्यता थी, मुझे पत्र लिखना पड़ा था, यही पता चल रहा है। या भविष्य काल को रिफर करता हुआ सेंटेंस हो, जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, मतलब भविष्य में कार्य करने की बाध्यता है, पत्र लिखने की बाध्यता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि अगर प्रेजेंट रेफरेंस है या पास्ट रेफरेंस है या फ्यूचर रेफरेंस है तो इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करते हैं। वेरी सिंपल। आपने क्या करना है, दो चार स्ट्रक्चर को समझना है। मैं एक्टिव और पैसिव दोनों को साथ लेते हुए चल रहा हूँ, साथ ही साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को साथ लेते हुए चल रहा हूँ, ताकि आपको एक ही ट्रायल में तीनों समझ में आ जाए, या ये समझ में आ जाए कि तीनों आपस में कैसे रिलेटेड है। एक भी अगर समझ में आ गया तो बाकी दो अपने आप समझ में आ जाएगा। यही प्रयास है। जैसे वर्तमान समय किसी कार्य को बाध्य होकर किया जाने का भाव हो तो ये एग्जाम्पल उसके लिए है। अगर भूतकाल में किसी कार्य को बाध्यता से किए जाने का भाव हो तो उसके लिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस है, और वही भविष्य काल के लिए है तो ये है। जैसे देखते हैं, अगर जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ा है या मुझे पत्र लिखना है, भाव है। अब इस तरह के सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे। वेरी सिंपल, ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, यहाँ पर एक्टिव लिखा हुआ है, मतलब जब सब्जेक्ट की प्रधानता होगी तो आप ये सेंटेंस यूज करना है, और अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो आपने ये पैसिव फॉर्म में ये वाला नीचे वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। क्या है, पहले तो आप सेंटेंस का सब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव लिखेंगे, जो भी उसका आएगा। उसके बाद टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ा है, या इसको हिंदी में ऐसे भी लिखेंगे, मुझे पत्र लिखना है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मुझे पत्र लिखना है। लिखने का काम कौन करना है, किसे करना है, आई को। तो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हो गया आई। आई के साथ क्या लगना है, हैव। तो हैव टू, टू लिखा मतलब सब में टू लगना है। अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बता, यहाँ पे स्ट्रक्चर में बता दिया जाएगा। तो सब्जेक्ट मतलब जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ा है या मुझे पत्र लिखना है, तो आई हैव टू राइट अ लेटर। आई सब्जेक्ट, पत्र ऑब्जेक्ट, लिखना वर्ब। तो क्या होगा, आई हैव टू राइट अ लेटर। स्ट्रक्चर पे देखिए, आई हैव टू राइट अ लेटर, अ लेटर ऑब्जेक्ट है। या उसे मुझे पढ़ाना पड़ा है, उसे मुझे पढ़ाना पड़ा है, मतलब उसे पढ़ाने की बाध्यता थी और उसने उसी बाध्यता के कारण मुझे पढ़ाया है, ऐसे कुछ सेंस है। तो क्या होगा, उसे मुझे पढ़ाना पड़ा है या उसे मुझे पढ़ाना है। थोड़ा इसमें सेंस का थोड़ा सा डाउट हो सकता है, बट आपने इस वाले पार्ट को पढ़ा है तो भी समझ लीजिए। या प्रैक्टिकल लाइफ में हिंदी में हमारे पास इसके मतलब प्रेजेंट टेंस में हमारे पास दो ऑप्शन है, तो जब सेंटेंस जैसे यूज होगा उस हिसाब से समझिएगा। सिंपल है। बाध्यता होगी तो ये स्ट्रक्चर यूज करेंगे। जैसे उसे मुझे पढ़ाना पड़ा है, सब्जेक्ट क्या है, ही। ऑब्जेक्ट कौन सा है, मुझे। अब वर्ब क्या है, पढ़ाना। तो क्या हो जाएगा, ही हैज टू टीच मी, ही हैज टू टीच मी। वेरी सिंपल। ये अगर पास्ट रेफरेंस के लिए है, जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ा था, पास्ट में भूतकाल में कार्य करने की बाध्यता थी इसीलिए किया गया। तो ऐसे को इंग्लिश में क्या लिखेंगे, वेरी सिंपल। सब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद हैड लिखना है, टू लिखना है, वर्ब का पहला फॉर्म लिखना है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। एक्टिव
फॉर्म में, अगर एक्टिव वॉइस में है। अगर ऑब्जेक्ट की प्रधानता है तो आपको इस स्ट्रक्चर में फॉलो करना है। देखते हैं आगे। मुझे पत्र लिखना पड़ा था, तो क्या होगा? आई हैड टू राइट अ लेटर। या उसे मुझे पढ़ाना पड़ा था, तो he had to teach me, he had to teach me। वेरी सिंपल। ये अगर भविष्य काल के लिए है, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, मतलब भविष्य काल में कार्य करने की बाध्यता होगी, इसीलिए कार्य किया जाएगा। तो क्या मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट शैल विल हैव टू V1 ऑब्जेक्ट। अब गौर करेंगे स्ट्रक्चर में सिमिलैरिटी है। अगर हम टेंस के डिफरेंस के लिए मैं कह रहा हूँ, टेंस में याद है हैज है परफेक्ट में था, तो पास्ट का भी परफेक्टली लिया गया हैड, फ्यूचर का भी परफेक्टली लिया गया शैल विल और हैव। हाँ, परफेक्ट टेंस का पूरा स्ट्रक्चर नहीं है सेम, समझाने के लिए कह रहा हूँ कि तीनों में परफेक्ट में जो यूज करते थे ना, वो तीनों में यूज किया गया है। आपको थोड़ा सा लर्न करना है, अपने आप याद हो जाएगा। जैसे मुझे पत्र लिखना पड़ेगा, तो सब्जेक्ट कौन है, किसे लिखना है? आई के साथ शैल, तो आई शैल हैव टू राइट अ लेटर, है ना? आई शैल हैव टू राइट लेटर, मुझे पत्र लिखना पड़ेगा। या उसे मुझे पढ़ाना पड़ेगा, तो ही है, यहाँ पर पढ़ाना पड़ेगा भविष्य है, तो ही विल हैव टू टीच मी, ही विल हैव टू टीच मी, इस स्ट्रक्चर के हिसाब से। वेरी सिंपल। अच्छा, अब क्या हो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की प्रधानता है, मतलब ऑब्जेक्ट को वर्ब से पहले लिखा गया है, तो वॉइस की बात चलेगी यहाँ पे। वॉइस अगर क्लियर नहीं है वॉइस, तो आप वॉइस वाले वीडियो देख करके पूरा क्लियर कर लीजिए, फिर ये ज्यादा समझ में आएगा। अगर वॉइस बनाना है तो क्या करेंगे, मतलब पैसिव वॉइस में लिखना है तो क्या करेंगे? सब ऑब्जेक्ट की प्रधानता होगी, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट को पहले लिखना पड़ेगा, तो आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करना है। एक्टिव में तो ये है, पैसिव में ये है, क्या है? ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर अपने सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, हैज हैव यहाँ भी लगेगा, मतलब इसके हिसाब से यहाँ पर हैज हैव लगेगा, टू यहाँ भी रहेगा, और टू के बाद बी लगाना है। डिफॉल्टली सब में टू के बाद बी लगेगा। इससे पहले वाले सेंटेंस में भी एक जगह, इससे पहले वाले वीडियोस में भी आप देखेंगे तो टू लगा हुआ है। जब भी उसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे तो टू के बाद वी लगेगा, बी, और उसके बाद वर्ड का थर्ड फॉर्म रहेगा। कॉमन स्ट्रक्चर है। तो क्या होगा? ऑब्जेक्ट, मतलब ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया सब्जेक्टिव फॉर्म में, उसके बाद हैज या हैव, मतलब इसके हिसाब से जो लगना है लगाएंगे, उसके बाद टू लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। फिर अगर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे और उससे पहले बाय लगा देंगे। कई बार ये जो सब्जेक्ट है ना, उसकी प्रधानता नहीं है तो कई बार नहीं भी लिखा जाता है। जब नहीं लिखा जाएगा तो बाय और सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव फॉर्म ये वाला पार्ट नहीं रहेगा। जैसे उसे पढ़ाया जाना पड़ा है, गौर करेंगे क्या है? उसे पढ़ाया जाना पड़ा। इस सेंटेंस को जरा गौर करें, कौन पढ़ा रहा है, क्या इसकी चर्चा है? नहीं, जिसको पढ़ाया जाना है उसकी चर्चा है, मतलब ऑब्जेक्ट की चर्चा है ना। उसे पढ़ाया जाना पड़ा, ऑब्जेक्ट मतलब जिस पर कार्य का इन्फ्लुएंस हो, जिस पे कार्य का प्रभाव पड़े। कार्य यहाँ पर क्या है? पढ़ाना। पढ़ाने का काम किस पे हो रहा है? यहाँ पर उसे। तो यहाँ पर जो उसे है क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे हमको पहले लिखना है, वर्क करेंगे, तो उसके लिए ही आ गया। ऑब्जेक्ट पहले आएगा बट सब्जेक्टिव फॉर्म में आएगा वॉइस के रूल के हिसाब से, इसीलिए यहाँ पर उसे मतलब ही आ गया। और इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखिए क्या होगा, इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कीजिए। उसे पढ़ाया जाना पड़ा है, ही हैज टू बी टॉट, वर्क करेंगे, ही हैज टू बी टॉट, है ना। उसे पढ़ाया जाना पड़ा है, ही हैज टू बी टॉट। इसी को हिंदी में लिखेंगे, उसे पढ़ाया जाना है तो भी ही हैज टू बी टॉट। एक डॉक्टर को बुलाया जाना पड़ा है, इस सेंटेंस में क्या है? किसने डॉक्टर को बुलाया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह है कि डॉक्टर को बुलाया जाना पड़ा है। किसको बुलाया जाना पड़ा है? डॉक्टर को। बुलाने का काम किसी ने किया, बट किसको बुलाया गया? डॉक्टर को। तो डॉक्टर यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। इसलिए देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले आ गया, मतलब पैसिव फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक डॉक्टर को बुलाया जाना पड़ा है या फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाना है, दोनों सिचुएशन में आपने क्या करना है इसी के हिसाब से। A doctor has to be called. A doctor has to be called. Simple. ये अगर पास्ट में हो तो वेरी सिंपल, सब्जेक्ट had to V1 ऑब्जेक्ट एक्टिव में है। अगर उसको पैसिव बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे आप? सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, फिर had लिखेंगे, फिर टू लिखेंगे, फिर टू के बाद पहले वाले केस की तरह ही बी लिखेंगे, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। और अगर सब्जेक्ट लिखना पड़ जाए तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे, बट उससे पहले बाय लगा देंगे। जैसे उसे पढ़ाया जाना पड़ा था, किसने पढ़ाया इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको पढ़ाया जाना पड़ा था वो इंपॉर्टेंट है। भाई इसको मतलब ही, ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो गया? उसे पढ़ाया जाना पड़ा था, ही हैड टू बी टॉट।
एक डॉक्टर को बुलाया जाना पड़ा था, यहाँ भी किसने बुलाया इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको बुलाया जाना है था, किसको बुलाया जाना पड़ा वो इंपॉर्टेंट है, मतलब डॉक्टर इंपॉर्टेंट है इसलिए डॉक्टर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और डॉक्टर हैड टू बी कॉल्ड, डॉक्टर हैड टू बी कॉल्ड, वेरी सिंपल। यही से अगर फ्यूचर में आएगा तो वही फॉलो कर रहा है। सब्जेक्ट शैल विल हैव टू बी वन ऑब्जेक्ट एक्टिव है, इसी को पैसिव में बनाएंगे तो वही कहानी, ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेके आए सब्जेक्टिव फॉर्म में शैल या फिर विल, उसके बाद हैव, फिर उसके बाद टू, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, अगर सब्जेक्ट लगाना है तो बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिख देंगे। अब जैसे देखिए उसे पढ़ाना पड़ेगा, किसने पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किसको पढ़ाना है ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर उसे ऑब्जेक्ट है तो क्या रहेगा, ही विल हैव टू बी टॉट। देखिए ही विल हैव टू बी टॉट, मैंने इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहा है। एक डॉक्टर को बुलाया जाना पड़ेगा तो सिंपल है, और डॉक्टर विल हैव टू बी कॉल्ड है ना, और डॉक्टर विल हैव टू बी कॉल्ड। इस तरह से बाध्यता मूलक सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम बनाते हैं, चाहे प्रेजेंट सेंस में हो या पास्ट के सेंस में हो या फ्यूचर के सेंस में हो। इसको आपको रिवाइज करना है, अपने आप लेना चाहेगा। कुछ प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पर दिए गए हैं, आपने क्या करना है, आपने इस ब्लू वाले को कॉपी में लिखना है, फिर जो आपने समझा है उस हिसाब से उसको ट्रांसलेट करना है, फिर उसके बाद इसके साथ मैच करना है। अगर ये मैच कर रहा है बिल्कुल करेक्ट है, समझ में आ गया। नहीं मैच करना तो एक बार आप दोबारा इन सबको समझ लेंगे, दोबारा बनाएंगे, अपने आप क्लियर हो जाएगा। बस यही है, वेरी सिंपल।